गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है सीए नैनाटा। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर वैकेंसी में हम लोग करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 में आप याद कीजिए, टॉपिक नंबर 1 था हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, टॉपिक नंबर 2 था हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में भी हमने फर्स्ट जो था वो पढ़ लिया था फेयोल के प्रिंसिपल्स। अब हम जा रहे हैं सेकंड प्रिंसिपल्स पे, जो कि हैं टेलर के प्रिंसिपल। तो किसके प्रिंसिपल हैं? एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स। सबसे पहले एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन है और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि जो फेयोल है वो फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट है और जो टेलर है उसे कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक में मैंने आपको बताया था टी से टेलर हो जाएगा और वैसे भी आपको याद ये चीज रह जाएगी। अब बात करते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में। एफ.डब्ल्यू. टेलर यानी कि जिसका पूरा नाम है फेडरिक विंस्लो टेलर। फेडरिक विंस्लो टेलर, जिसका 1856 से 1915 का जो है लाइफ ड्यूरेशन रहा है। ठीक है, इन्होंने बेथलेहम स्टील कंपनी में काम किया और जब ये उस कंपनी को काफी ऊंचाइयों तक ले जा पाए तो वो ले जा पाए अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बेसिस पे। जो इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, अपने मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स लगाए उनके बेसिस पर। ठीक है, टेलर ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया? तो देखिए टेलर ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है। इन्होंने एक तो दी है थियरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, थियरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दी। इन्होंने बोला कि आप ना बार बार ये मत कीजिए कि रूल ऑफ थंब मत अप्लाई कीजिए। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है आप बार बार हिट एंड ट्रायल मेथड लगा रहे हैं, ऐसा करके देख लेते हैं, ये सही चल जाए तो ठीक है, मतलब तुक्के लगाना जिसको हम कहते हैं, ये चल जाए तो ठीक है, नहीं तो कुछ और हम अप्रोच लगा लेंगे। नहीं, इन्होंने कहा ऐसा मत कीजिए, आप साइंटिफिक मैनेजमेंट की थियरीज का इस्तेमाल कीजिए। आप लोग साइंटिफिक अप्रोच लगाइए मैनेज करने में, ना कि रूल ऑफ थंब लगाइए। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि रूल ऑफ थंब किसने दिया था, मैचिंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें भी पूछा जा सकता है रूल ऑफ थंब किसने दिया था, हिट एंड ट्रायल मेथड की जगह किसने बोला था कि साइंटिफिक अप्रोच लगाइए, तो वो था टेलर। ठीक है, इनकी 2 बुक्स भी आई हैं, शॉप मैनेजमेंट है एक का नाम और एक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्हें हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं, इनको जाना जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से। अब यहाँ पर आपको दिया गया है कि रूल ऑफ थंब क्या होता है। तो देखिए रूल ऑफ थंब का मतलब क्या है? रूल ऑफ थंब का यहाँ मतलब है रिलाइंग ऑन पर्सनल जजमेंट्स। पर्सनल जजमेंट्स पे अपना, जो मेरा एक थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने तुक्का लगाया, जो जैसे सही हो गया, अगर गलत हो गया तो कोई बात नहीं, हम दूसरा मेथड यूज कर लेंगे, इस तरह से रिलाई करने को हम कहते हैं रूल ऑफ थंब। ठीक है, रूल ऑफ थंब की मेन लिमिटेशन क्या है? मेन लिमिटेशन है ट्रायल एंड एरर मेथड रहता है। आप अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग, सब अपने अपने हिसाब से मैनेज करने की कोशिश करते रहते हैं और वो सही हो भी जाता है, नहीं भी होता है। लेकिन टेलर थे इसके अगेंस्ट में। टेलर ने कहा नहीं, इस तरह से नहीं होना चाहिए, अच्छे से आप डेवलप करो कि आपको किस तरह से मैनेज करना है, बेस्ट वे आप फाइंड आउट करो कि नहीं ये काम इसी तरह से होना चाहिए, इस चीज के लिए यही मेथड ठीक है, इस चीज को इतने ही टाइम में करना है। वो और वो चीजें जो आप करो वो सिर्फ अपने जजमेंट के बेसिस पे नहीं, क्योंकि मुझे 30 मिनट लगते हैं ये चीज करने में तो दूसरों को भी 30 मिनट लगने चाहिए, नहीं। ये आपको कैसे करना है? साइंटिफिक जो थियरीज है, प्रिंसिपल्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट के, उसके हिसाब से साइंटिफिक अप्रोच आपको लगानी है। चलिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट, आप साइंटिफिक, सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स जब यूज करते हैं तो उसे कहा जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट में आपको क्या करना है? साइंटिफिक मैनेजमेंट में आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव, लॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स का यूज करना है अलग अलग मैनेजरल फंक्शंस को पूरा करने में। जब आप साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल करेंगे तो उसे हम कहेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, अब एक और चीज जो पूछी जा सकती है, किसने कहा कि देयर इज ऑलवेज अ वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग? एक मिनट, ये किसने कहा कि देयर इज ऑलवेज वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ वर्क? एक तरीका होता है जो सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर आप उस तरीके से काम करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा आएगी, प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा आएगी। ये किसने कहा था? ये टेलर ने बताया। टेलर ने अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट से प्रूव भी किया और इनफैक्ट इन्होंने अपनी जो स्टील कंपनी थी यहाँ पर ये प्रिंसिपल्स लगा करके काफी एक तरह से मैं बोल सकती हूँ ड्रास्टिक वे में इन्होंने चेंजेस लेकर के आए। ठीक है, चलिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ साइंस, साइंस को अप्लाई करना
फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। यानी मैं ये कह सकती हूँ हर एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करने में आप साइंटिफिक अप्रोच का इस्तेमाल करो, सिस्टमैटिक तरीके से चीजें करो, सिर्फ रूल ऑफ थंब के हिसाब से मत चलो, हिट एंड ट्रायल के हिसाब से मत चलो, या इसको हम ट्रायल एंड एरर के हिसाब से मत चलो, ये कह सकते हैं। यहां तक समझ में आता है क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है। एफडब्ल्यू टेलर है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, 2 बुक्स है इनकी, एक है शॉप मैनेजमेंट, एक है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसके अलावा इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला रूल ऑफ थंब पे मत जाइए, साइंटिफिक अप्रोच रखिए, ट्रायल एंड एरर मेथड पे मत विश्वास कीजिए क्योंकि वो रूल ऑफ थंब का मेन ड्रॉबैक है। उसके अलावा इन्होंने कहा देयर इज ऑलवेज वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क। कोई भी काम हो उसको करने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर आप उस तरीके से काम करेंगे तो वो काम बहुत ही अच्छे से हो पाएगा। चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं 4 प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा इस चीज को। 4 प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के और 7 इन्होंने टेक्निक्स बताई हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, 4 प्रिंसिपल है और 7 क्या है, टेक्निक्स है। 4 प्रिंसिपल्स है और 7 टेक्निक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 4 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। हम सबसे पहले प्रिंसिपल पे जाते हैं जो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस मैनेजमेंट, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो एक साइंस है, वो रूल ऑफ थंब नहीं है। यानी कि ये कह रहे हैं कि जब भी आपको कोई काम करना हो, और आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो भी टेलर के जो भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो मेनली वर्क ओरिएंटेड है, लोअर लेवल के हिसाब से बने हैं। शॉप फ्लोर या जो भी आप ये चीजें समझते हैं, मतलब एकदम लोअर लेवल पे जहाँ एक्चुअली काम हो रहा है, एक्चुअली प्रोडक्शन वर्क हो रहा है, उसके हिसाब से इन्होंने बनाए हैं। तो ये कह रहे हैं जहां पर भी आप जो भी काम हो रहा है, ठीक है, उसकी आपको साइंटिफिक स्टडी करनी है, आपको हिट एंड ट्रायल मेथड पर नहीं जाना है। ठीक है, तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए, एनालिसिस होनी चाहिए जॉब के हर एलिमेंट की, ना कि हिट एंड ट्रायल मेथड पे आप काम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ऐसा ही चला आ रहा है, क्योंकि सब ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है, ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, आपको साइंटिफिक स्टडी करनी है, साइंटिफिकली आपको एनालाइज करना है हर एक एलिमेंट को ना, छोटे छोटे पार्ट्स में। एक तरह से आप जॉब को तोड़ करके और देखो कि वो कितने टाइम में होना चाहिए, क्या उसका प्लेस होना चाहिए, किस तरह से उसको किया जाना चाहिए, क्या उसका मेथड होना चाहिए, ये सब चीजें। तो इन्होंने ये भी कहा देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड, एक ही बेस्ट मेथड होता है, आप उस तक पहुंच जाओ तो वहीं पे आपको मिलेगी मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। ये मेथड कैसे डेवलप करें? देखिए, डेवलप करने के लिए आपको कोई अलग से तो कहीं जाना नहीं है, आप वही ऑब्जर्व कीजिए कि किस तरीके से ये काम अच्छे से हो सकता है, आप उसकी स्टडी कीजिए, आप उसको एनालाइज कीजिए। जो भी ऐसी चीजें हैं जो उस काम को लंबा बना रही है, जो उस काम को प्रोडक्टिव नहीं होने दे रही है, उन चीजों को हटाइए और फिर उसके बाद में आप एक नए तरीके से या उसी तरीके को इम्प्रूव करके, इम्प्रोवाइज करके आप उस काम को कीजिए। ठीक है, साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स क्या है? सबसे पहले आप क्या करो, देखो जो चला आ रहा है पहले तो हमें वही दिखता है, ऑब्जर्व करना है। तो मतलब क्या ऑब्जर्व करते हैं? ऑब्जर्व हम वो करते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक ट्रेडिशनल मेथड होगा जिसपे काम चल रहा होगा, ठीक है, तो आप ट्रेडिशनल मेथड को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो कि भाई ट्रेडिशनली ये काम कैसे हो रहा है। फिर उसके बाद में आप बेस्ट प्रैक्टिसेस देखो कि ये काम सबसे अच्छे तरीके से जो अभी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में है, जिस भी तरीके से है, वो कैसे होता है। ठीक है, फिर आप एक स्टैंडर्ड मेथड ऑफ वर्क बनाओ कि ये काम हम इस तरह से करें तो ज्यादा अच्छे से होगा। वो जो स्टैंडर्ड मेथड है वो आपको सिर्फ आपके जजमेंट, आपके पास्ट एक्सपीरियंस, आपके इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से नहीं बनाना है, वो मेथड आपको बनाना है साइंटिफिकली। ठीक है, तो साइंटिफिकली आपको डेवलप करना है। ठीक है, तो देखिए फिर से सुनिए, सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। हर एक काम जो किया जाना चाहिए वो साइंटिफिक अप्रोच के साथ किया जाना चाहिए। हमें सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड या जो चला आ रहा है ना रूल ऑफ थंब के हिसाब से हमें नहीं चलना है। हर एक काम को करने का एक बेस्ट मेथड होता है, उस बेस्ट मेथड को हमें ढूंढना है कैसे, या फिर डेवलप करना है कैसे करना है। पहले आप ट्रेडिशनल मेथड को अच्छे से देखिए, एनालाइज कीजिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है उस चीज में, उस वर्क में, वो देखिए, और फाइनली आप साइंटिफिक तरीके से एक स्टैंडर्ड मेथड डेवलप कीजिए। ठीक है, सेकंड आपका आता है
हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का प्रिंसिपल क्या है, आपको थोड़ा थोड़ा नाम से भी समझ आ रहा होगा। हार्मनी का मतलब क्या होता है, हार्मनी का मतलब होता है फ्रेंडशिप, मित्रता, आप कुछ भी कह दीजिए इसको, जहां पर कॉर्डियल रिलेशंस होते हैं, अच्छे रिलेशंस होते हैं, जहां पे दुश्मनियां नहीं होती है। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, एनिमिटी वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए, कॉर्डियल रिलेशंस होने चाहिए। किसके बीच में, तो अब यहाँ पर बात आती है मेन, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड किसके बीच में बात कर रहा है, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में। देखो फर्स्ट था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, वो किसके बारे में बात चल रही थी, किसी भी जॉब, किसी भी वर्क के बारे में। यहाँ पर क्या बात चल रही है, यहाँ बात चल रही है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कंप्लीट हार्मनी होनी चाहिए, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग साथ में काम करने वाले हैं, तो उनका माहौल वैसा ही होना चाहिए कि वो साथ में मिलकर ही काम करें। ठीक है, इन हार्मोनियस रिलेशंस के लिए इन्होंने कहा एक मेंटल रिवॉल्यूशन की जरूरत है, मेंटल रिवॉल्यूशन, एक मेंटल क्रांति की जरूरत है, जिससे कि कंप्लीटली उनका नजरिया ही बदल जाए। जैसे इतना अच्छे से आप उनका माइंडसेट अच्छा रखो, इतना पॉजिटिव रखो एक दूसरे के लिए कि जो वर्कर्स हैं वो भी ये ना सोचें कि अरे ये तो हमें बोनस दे रहे, चलो हड़ताल पे चलते हैं, कि हमारी सैलरी नहीं, वेजेस नहीं बढ़ा रहे, चलो हड़ताल पे चलते हैं, ऐसा भी ना हो। और जो मैनेजमेंट वाले हैं उनको भी जरूरत ना पड़े कि इस तरह की कोई सिचुएशन आए, अगर प्रॉफिट अच्छा हो तो वो सामने से चला के उनको बोनस अच्छा दे दे। यानी होना क्या चाहिए, जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर्स है, जो आपको दिख रहा होगा दोनों एक दूसरे के एम एंड डब्ल्यू, जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट है, जो एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन दोनों को क्या स्टैब्लिश करनी है, हार्मनी स्टैब्लिश करनी है। कैसे करनी है, अगर दोनों एक दूसरे के बारे में सोचे, जैसे कि मैनेजमेंट सोचे वर्कर का मैक्सिमम फायदा हो, और वर्कर का मैक्सिमम फायदा कैसे हो सकता है, उनको ज्यादा से ज्यादा वेजेस वगैरह दे करके, और वर्कर सोचे मैनेजमेंट का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, वो कैसे हो सकता है, वो हो सकता है उनको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे करके। तो दोनों अगर अपना अपना काम अच्छे से करे तो फिर क्या हो सकता है, तो फिर हार्मनी रहेगी, डिस्कॉर्ड नहीं होगा। लेकिन इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत है, मेंटल रिवॉल्यूशन की जरूरत है। ठीक है, तो मैनेजमेंट एंड वर्कर शुड हैव पॉजिटिव फीलिंग्स फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव फीलिंग्स होने चाहिए, ऑपोजिशन वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, लेबर वाले स्ट्राइक ना करें। मैनेजमेंट और वर्कर जो है वो एक दूसरे, उनको ये होना चाहिए कि एक दूसरे की प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करे। जैसे कि मैनेजमेंट की प्रॉस्पेरिटी किस में है, मैनेजमेंट की प्रॉस्पेरिटी इसमें है कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छा हो। ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कैसे होगा, जब वर्कर्स काम अच्छे से करेंगे। वर्कर्स काम अच्छे से कब करेंगे, जब ऑर्गेनाइजेशन उनको पे अच्छे से करेगा। तो एक तरह से ये सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो वर्कर्स को क्या करना चाहिए, बहुत काम करना चाहिए ताकि प्रोडक्शन बढ़े, ताकि प्रॉफिट बढ़े। और मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, अगर वर्कर की मेहनत की वजह से प्रॉफिट बढ़ा है तो मैनेजमेंट को उसके साथ में क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। ये है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। शॉर्ट में बता देती हूँ, सिंपल सा मतलब है मैनेजमेंट एंड, या आप कह दो ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्कर्स, है ना, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में कंप्लीट हार्मनी होनी चाहिए। वो एक दूसरे के जो इंटरेस्ट हैं उनका अगर ध्यान रखेंगे तो फिर उनके बीच में कुछ भी ऐसा नेगेटिव होने का चांस नहीं है, जिसके लिए उन्होंने बोला कि मेंटल रिवॉल्यूशन आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉपरेशन नॉट, जस्ट मिनट, इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कॉपरेशन होना चाहिए मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। ये देखा जाए तो आप बोलोगे आप वही तो कह रहे हो जो अभी आपने हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में कहा था, आपने यही तो कहा था कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करें, है ना, तो वही तो है। हाँ बिल्कुल वही है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन सा प्रिंसिपल है जो एक्सटेंशन है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का, तो वो यही है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, या जिसको हम कहें कोऑपरेशन नॉट कंपटीशन। ये दोनों आपस में कॉम्पीट ना करे, एक दूसरे के अपोज में, मतलब ना हो, ऑपोजिट उसमें ना हो पार्टीज में, ये क्या करे, कोऑपरेशन करे। तो यहाँ पर हम यही बात करते हैं कि कंपटीशन को आपको रिप्लेस करना है किससे, कोऑपरेशन से। ठीक है, कैसे ऐसा होगा, वही जो मैनेजमेंट है वो लोगों को, वो उनका ध्यान रखे, और जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखे। तो मैनेजमेंट को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रिंसिपल्स तो मैनेजमेंट के पढ़ रहे हैं, हम वर्कर्स के प्रिंसिपल तो नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैनेजमेंट को उसके लिए क्या करना चाहिए, तो मैनेजमेंट को उसके लिए करना चाहिए पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या, आप पिता बन करके ध्यान रखिए,
या आप कह सकते हैं कि आप उनकी नीड्स की टेक केयर कीजिए। अगर आप उनके केयर टेकर बन जाएंगे, एम्प्लॉयर अगर उनका केयर टेकर बन जाएगा, तो उनमें अपने आप ही कोऑपरेशन वाली फीलिंग आएगी, ना कि कंपटीशन वाली। उनको ये नहीं लगेगा कि जो मैनेजमेंट है बस उनका एक ही काम है कि वो चाहते हैं बस हमारा सारा खून पी ले, हमसे सारा काम करवा ले और हमें बदले में पैसे भी ना दे। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो आपको क्या करना है, उनका ध्यान रखना है। पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट ऑप्ट करनी है। देखिए नए नए वर्ड्स हैं, यहाँ पर पैटर्नलिस्टिक वाला है, वहां पर मेंटल रिवॉल्यूशन वाला था, तो ये चीजें रूल ऑफ थंब वाला था। ये आपको ध्यान में रखने हैं कि ये सब टेलर के प्रिंसिपल्स में है। कौन सा प्रिंसिपल एक्सटेंशन है, आप हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। हमें वर्कर्स को डेवलप करना है उनकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी तक। ये कैसे किया जाएगा, तो देखिए आप बात कर रहे हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि वो लोग कम से कम इनपुट में अच्छा आउटपुट दे, मतलब अपनी मेहनत वगैरह वो जितनी भी यूज कर रहे हैं उसमें वो हमें अच्छे से अच्छा आउटपुट दे सके। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए देखो जब आप वर्कर्स को सिलेक्ट करो ना, उसी टाइम से ध्यान रखना कि आपको एफिशिएंट वर्कर्स चाहिए। आपको ऐसे वर्कर्स नहीं चाहिए जिनको आगे जाकर के आप एफिशिएंसी इतनी बढ़ी नहीं पाएगी, या जिनको आपको आगे जाके आपको पता है कि ये इतना ज्यादा हमारे लिए लॉन्ग टर्म काम नहीं कर पाएंगे। तो पहली चीज तो सिलेक्शन के टाइम से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है एफिशिएंसी का। दूसरी चीज, आपको एक साइंटिफिक सिस्टम फॉलो करना है सिलेक्शन के लिए। आपको क्या करना है, साइंटिफिक सिस्टम फॉलो करना है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, और इसमें आपको जॉब जो असाइन करनी है वो कैसे असाइन करनी है, देखते हुए कि सामने वाला पर्सन उस जॉब के लायक है या नहीं, वो जॉब सामने वाले पर्सन के लायक है या नहीं। ये सारी चीजें देखते हुए आपको देखना है। फिजिकली वो फिट होने चाहिए, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, हर तरह से वो फिट होने चाहिए उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। उसी के बाद आपको वो जॉब उनको असाइन करनी है। तो ध्यान रखना सिलेक्शन के टाइम से ही आपको एफिशिएंसी पर ध्यान देना है। अब एक बार वो पर्सन सिलेक्ट हो गया तो अब क्या करें, कोई बात नहीं, जब वो पर्सन सेलेक्ट हो जाए तब हमें एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो आपको ये चीज पता होगी, आप लोगों ने पढ़ी होगी। एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं ट्रेनिंग। आपको जब किसी पर्सन को सिलेक्ट कर लिया जाए, रिक्रूट कर लिया जाए, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको उनको साइंटिफिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है जिससे कि उनकी एफिशिएंसी बढ़े, उनका पोटेंशियल बढ़े। यहां तक बात समझ आती है। हमने 4 प्रिंसिपल्स इसमें अभी पढ़े हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, जिसका मतलब क्या हुआ, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब हुआ कि आपको क्या करना है, आपको जो भी चीजें करनी है मैनेजमेंट में, जो भी वर्क है उसको आपको साइंटिफिक अप्रोच से करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं करना है। दूसरा हमने पढ़ा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, इसका मतलब मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में आपस में हार्मनी होनी चाहिए। तीसरा इसी का एक एक्सटेंशन है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो ये जो है ये क्या कहता है, ये कहता है कि कोऑपरेट करके आपको काम करना है, ना कि अलग अलग अपने अकॉर्डिंग काम करना है। ये इसी का ही एक एक्सटेंशन है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन कौन सा है, या इसका कौन सा ये किसका एक्सटेंशन है, इस तरह का क्वेश्चन। और फिर चौथा हो गया कि आप लोगों को क्या करना है, आपको इस तरह से डेवलप करना है वर्कर्स को जिससे उनकी एफिशिएंसी और उनकी प्रोस्पेरिटी ऑर्गेनाइजेशन की क्या हो जाए, बढ़ जाए। उसमें 2 चीजें आती है, सिलेक्शन के टाइम बहुत ध्यान से सिलेक्ट करो और उसके बाद भी आप उनको क्या दो, ट्रेनिंग दो। ठीक है, ये थे हमारे 4 प्रिंसिपल्स। चलिए अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब ये टेक्निक्स क्या नई चीज है, हमने तो पिछली बार सिर्फ प्रिंसिपल्स पढ़े थे। अब ये कह रहे हैं कि साइंटिफिक, हम आपको बार बार कह रहे हैं साइंटिफिक तरह से कीजिए, साइंटिफिक तरह से कीजिए। साइंटिफिक तरह से कैसे होगा, उसकी 7 टेक्निक्स हैं। ठीक है, और इन्हीं टेक्निक से आपको समझ आएगा साइंटिफिक मैनेजमेंट कैसे होता है। तो ये टेलर ने भी फॉलो की थी यही सब टेक्निक्स। हेल्प्स इन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल, ये टेक्निक्स वो हैं जो हमें प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना सिखाती है एक तरीके से। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। सबसे पहले बात करो फॉरमैन कौन पर्सन होता है। देखिए आपकी ये आप लोगों ने हायरार्की पढ़ी होगी ना कि पहले टॉप पे कोई होता है, फिर उसके बाद में मिडिल लेवल होता है, फिर मिडिल वालों के अंडर भी और जो हमारे वर्कर्स होते हैं, मतलब और मैनेजर लेवल होता है, और फिर हमारे होते हैं वर्कर्स। तो फंक्शनल फॉरमैनशिप में फॉरमैन कौन है, फॉरमैन है लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर, यानी वर्कर्स से ऊपर है, वर्कर्स से ऊपर है और मैनेजमेंट में सबसे लास्ट में जो आता है। तो इसको आप कह सकते हो 2 चीजें, लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर है, हाईएस्ट रैंकिंग
वर्कर है। ठीक है, ऐसा पर्सन है जो कि क्या कर रहा है, फॉरमैन है, क्या कर रहा है, जो कि वर्कर से डे टू डे बेसिस पे कॉन्टैक्ट में रहता है, कनेक्ट करता है उनसे। वर्कर्स डायरेक्टली जिससे बात करते हैं वो कौन है, सुपरवाइजर वगैरह जो भी टाइप के होते हैं, ये कौन हो गए, हमारा फॉरमैन। ठीक है, तो फॉरमैन क्या है, फॉरमैन लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर है या फिर हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर है। इनके साथ में जो बाकी वर्कर्स हैं वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हैं। ठीक है, चलो ये कौन पर्सन है, ये वो पर्सन है जिसके इर्द गिर्द सारी प्रोडक्शन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल की प्रोसेस रिवॉल्व करती है। ये वो सेंट्रल पॉइंट है जिसके अराउंड ये सारी जो प्रोडक्शन की चीजें हैं, और आप फिर से ध्यान रखिए हम फैक्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, सारी प्रोडक्शन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल जो रिवॉल्व करता है वो किसके अराउंड करता है, वो करता है फॉरमैन के। ठीक है, तो फंक्शनल फॉरमैनशिप कहता क्या है, फंक्शनल फॉरमैनशिप ये कहता है कि ये जो सुपरवाइजर है, जो हमारा फॉरमैन है ना, इसका हम काम क्या करें, हम बांट दें। ठीक है, और हम किस तरह से बांट दें, तो देखो सबसे पहले इसने बोला कि ये जो एक हमारा फॉरमैन है, इसके जो भी इसका काम है, पूरा काम, ये काम ना ऐसा है जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज चाहिए, और इतनी सारी क्वालिटीज एक पर्सन में होना तो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इतनी सारी क्वालिटीज, इतनी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है प्रोडक्शन के टाइम पे। वर्कर्स से जो आप काम करवाते हैं वो सारा का सारा किसी एक पर्सन में तो हो ही नहीं सकता। तो फिर आप एक काम क्यों नहीं करते, आप इस जो फॉरमैनशिप है इसको डिवाइड कर दो, इसके सुपरविजन जो टास्क है इसको डिवाइड कर दो। कितने पार्ट्स में डिवाइड करें, इन्होंने कहा देखो पहले तो 2 फंक्शंस में डिवाइड करो। 2 टाइप के फंक्शन है, एक हमारा जो प्रोडक्शन वाला जो फंक्शन, प्रोडक्शन में जो प्लानिंग वाला फंक्शन है वो है, और एक जो हमारा प्रोडक्शन का जो एग्जीक्यूशन वाला फंक्शन है वो है। तो यानी कि 2 टाइप के हमारे फंक्शंस हो गए। कितने टाइप के फंक्शंस हो गए, 2 टाइप के हमारे फंक्शंस हो गए। कौन सा, एक तो हो गया प्लानिंग का और एक हो गया हमारा एग्जीक्यूशन का। ठीक है, प्लानिंग का मतलब हम सिर्फ प्रोडक्शन के बारे में अभी तक सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्लान कर रहे हैं। ठीक है, और एग्जीक्यूशन का मतलब हम एक्चुअल प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये हो गया प्रोडक्शन की प्लानिंग, और ये हो गया हमारा एक्चुअल जो हमें प्रोडक्शन करना होता है, जो एक्चुअल प्रोडक्शन का काम होता है। तो उन्होंने कहा देखो पहले तो ये 2 चीजें हैं, फिर इन 2 चीजों के भी आप 2 वो बना दो। एक फैक्ट्री मैनेजर है, ये मेन हो जाएगा हेड, इसके अंडर में एक तो ये प्रोडक्शन प्लानिंग वाला है जो प्लानिंग इंचार्ज है, और एक जो एक्चुअल जो प्रोडक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है उसको हम बोल देंगे प्रोडक्शन इंचार्ज। तो एक प्लानिंग इंचार्ज हो जाएगा, एक प्रोडक्शन इंचार्ज हो जाएगा। अब इसके भी अंडर, प्लानिंग इंचार्ज के भी अंडर 4 लोग होंगे, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिन वाला, डिसिप्लिनरियन। ठीक है, और जो प्रोडक्शन इंचार्ज है उसके अंडर होंगे स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर, ये 4। तो ये काम क्या करेंगे, देखो ये क्या काम करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो कि कौन से डिपार्टमेंट से है, प्लानिंग डिपार्टमेंट से है ना, ये प्लानिंग डिपार्टमेंट से है, और ये वाले जो है वो एक्चुअल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से है जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट से 4 लोग हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये क्या करेगा, ये सिर्फ इंस्ट्रक्शंस बनाएगा वर्कर्स के लिए, इंस्ट्रक्शंस है ना, सब कुछ पहले से प्लान किया जा रहा है तो ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन बनाएगा। ठीक है, फिर एक रूट क्लर्क है, ये क्या करेगा, ये प्रोडक्शन का रूट डिसाइड करेगा, किस तरह से प्रोडक्शन किया जाना है, उसका सिर्फ एक रूट प्लान चल रहा है अभी सिर्फ। ठीक है, फिर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करेगा, टाइम एंड कॉस्ट शीट बना के देगा, ये काम इतने टाइम में हो जाना चाहिए, ये काम इतनी कॉस्ट में हो जाना चाहिए, प्लानिंग चल रही है। और उसके बाद में एक डिसिप्लिनेरियन है जो कि क्या करेगा, ये देखेगा कि डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ टाइमली डिसिप्लिन के साथ हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले प्लानिंग में 4 लोग हैं, पहला जो इंस्ट्रक्शन तैयार करता है, दूसरा जो रूट डिसाइड करता है, तीसरा जो टाइम एंड कॉस्ट डिसाइड करता है, और चौथा जो डिसिप्लिन का ध्यान रखता है। ये 4 तो लोग हो गए प्लानिंग में। अब एक्चुअल एग्जीक्यूशन यानी जो एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा है उस डिपार्टमेंट में कौन है, 4 लोग, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। ये क्या करते हैं, स्पीड बॉस क्या ध्यान रखता है, स्पीड बॉस ये ध्यान रखता है कि काम जब एक्चुअली हो रहा है ना, एक्चुअल एग्जीक्यूशन है, जब काम एक्चुअली हो रहा है तो उस टाइम पे वो काम टाइम से हो रहा है या नहीं। अब देखो एक यहाँ टाइम क्लर्क था, वो देख रहा था कि वो डिसाइड कर रहा था, प्रिपेयर कर रहा था कि ये काम इतने टाइम में हो जाना चाहिए, और ये स्पीड बॉस क्या देख रहा है, इसकी स्पीड ठीक है, यानी एक्चुअली एग्जीक्यूशन के टाइम पे प्रोडक्शन करते वक्त टाइमली काम कंप्लीट हो रहा है, एक्यूरेटली काम कंप्लीट हो रहा है नहीं, ये किसका डिसाइड करने का काम है, स्पीड बॉस का। गैंग बॉस, गैंग बॉस क्या करता है, गैंग बॉस मशीन्स एंड टूल्स को रेडी रखता है।
ये मशीन काम आएगी, ये टूल्स काम आएंगे। पहले से सब कुछ रेडी होना चाहिए, रेडी फॉर ऑपरेशन। कुछ भी ऐसा नहीं कि बाद में पता चले जब मशीन स्टार्ट की, जब एक्चुअली यूज में रहने लगे तो ये खराब है, इसमें ये हो गया, इसमें 1 घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा। ये सब कुछ चीजें एकदम रेडी रखने का काम है इसका, है ना, ठीक है, और रखवाने का काम है। और रिपेयर बॉस क्या करेगा, ये देखेगा कि प्रॉपर वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। इन केस मशीन्स एंड टूल्स में आपको ऐसा लगता है कि कुछ दिक्कत है तो उसको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में रखना, रिपेयर करवा कर वो के रखना, वो किसका काम है, रिपेयर बॉस का। और फिर आता है इंस्पेक्टर, जो कि ये लास्ट में चेक करेगा काम होने के बाद कि काम की क्वालिटी सही तो है ना, मतलब ड्यूरिंग एंड आफ्टर कि काम की क्वालिटी सही तो है ना। तो देखो ये 4 हो गए। प्रोडक्शन का एग्जीक्यूशन करते टाइम, जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसमें स्पीड वाला ये देखेगा कि काम टाइम से हो रहा है और सही से चल रहा है, ठीक है। गैंग बॉस मशीन्स एंड टूल्स को रेडी रखेगा, रिपेयर बॉस देखेगा वर्किंग कंडीशन में है सब, और इंस्पेक्टर क्वालिटी चेक करेगा। ये ध्यान रखेगा, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, ये जो फंक्शनल फॉरमैनशिप है ये डिवीजन ऑफ वर्क का ही एक एक्सटेंशन है। ये जो फंक्शनल फॉरमैनशिप है ये क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क का एक्सटेंशन है। कैसे? डिवीजन ऑफ वर्क में हमने पढ़ा था ना, काम को टुकड़ों में बांट दो, तो देखो इसने कितने सारे टुकड़े कर दिए, 8 टुकड़े कर दिए इसने। तो ये एक एक्सटेंशन है डिवीजन ऑफ वर्क का, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, ये यूनिटी ऑफ कमांड को तोड़ता है। यूनिटी ऑफ कमांड में हमने क्या पढ़ा था, एक वर्कर को एक पर्सन से ही इंस्ट्रक्शंस मिले, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही वर्कर को 8 अलग अलग लोगों से इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं। एक ही वर्कर है लेकिन उसको इंस्ट्रक्शन कितने लोगों से मिल रहे हैं, देखो 8 अलग अलग इनके ऊपर लोग हो गए हैं जो इनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं कि ये एक्सटेंशन है डिवीजन ऑफ वर्क का, लेकिन ये यूनिटी ऑफ कमांड को के डायरेक्ट कंट्रास्ट में है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो है ये लोएस्ट लेवल पर एग्जीक्यूट किया जाता है, क्योंकि लोएस्ट लेवल पर ही एक्चुअल काम होता है।